नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को बठिंडा में हुए एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान किया है। ये ऐलान महिलाओं के लिए किया गया है। ऐसी महिलाएं जो कि सरकारी विभागों में नौकरी करती हैं, ग्रुप सी और डी की महिला कर्मी हैं और आमतौर पर ये महिलाएं अक्सर ये शिकायत करती हैं कि इनकी पोस्टिंग इनके घर से काफ़ी दूर कर दी जाती है, जिसकी वजह से इनको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है और आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अब ऐसी ही महिला सरकारी कर्मियों के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि पंजाब सरकार जल्द ही एक ऐसी पॉलिसी लाने जा रही है जिसके तहत ग्रुप सी और डी में काम करने वाली सरकारी महिला कर्मियों को बड़ी राहत दी जाएगी। उनकी पोस्टिंग अपने घर से 40 किलोमीटर के दायरे में ही की जाएगी ताकि अपना काम पूरा करने के बाद महिला सरकारी कर्मियों को अपने घर तक आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। सरकारी दफ्तर 40 किलोमीटर के दायरे में ही होंगे जहां पर इन महिला कर्मियों की पोस्टिंग होगी। ये एक बड़ी मांग थी जो कि महिला सरकारी कर्मियों के द्वारा उठाई जा रही थी। उनका सीधे तौर पे कहना था कि उनकी पोस्टिंग दूर दराज के इलाके में कर दी जाती है, जिसके बाद उन्हें अपने घर से सरकारी दफ्तर तक आने जाने में परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। अपने घर परिवार से दूर भी कई महिलाओं को रहना पड़ता है। तो फिलहाल पंजाब सरकार एक पॉलिसी लाने जा रही है जिससे इन महिला सरकारी कर्मियों की जो दिक्कत है, परेशानी है, वो खत्म होगी। इसके साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस सरकारी कार्यक्रम में 658 नियुक्ति पत्र अलग अलग विभागों में हाल ही में नियुक्त हुए युवाओं को दिए हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि सरकारी नौकरियां जो पंजाब सरकार दे रही है उसमें किसी भी तरह की सिफारिश, कोई राजनीतिक दखल या फिर पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पूर्व की कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की सरकारों पर आरोप लगाया कि इन पार्टियों की सरकार के वक्त सरकारी नौकरियों के अलग अलग रेट तय किए गए थे। कोई नौकरी 40 लाख रुपए तो कोई 50 से 60 लाख रुपए के बीच में बेची जाती थी और उन्हीं युवाओं की भर्ती सरकारी नौकरी में होती थी जो ये पैसा दे सकते थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो मेरिट के आधार पर ऐसे युवाओं को नौकरी दी जा रही है जिनमें टैलेंट है, जो सरकारी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और उनके बाद ही इन युवाओं को नौकरी हासिल होती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर भी तीखा हमला बोला और सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान नीट समेत 93 अलग अलग परीक्षाओं के पेपर अब तक लीक हुए हैं, जो कि सीधे तौर पे दिखाता है कि जो सरकारी विभाग हैं केंद्र सरकार के, वो सही तरीके से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन परीक्षाओं को नहीं करवा पा रहे हैं। जबकि पंजाब में अब तक किसी भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम का या अन्य किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं हुआ है, जो ये दिखाता है कि पंजाब सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है और पंजाब में उन्हीं युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है जो अपने दम पर, अपनी पढ़ाई, अपने टैलेंट के आधार पर इन नौकरियों का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और ये नौकरी हासिल कर सकते हैं। पंजाब के बठिंडा में मुख्यमंत्री भगवंत मान के दौरे से पहले एक बड़ी घटना सामने आई है जिसे लेकर पंजाब की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मंगलवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान का बठिंडा दौरा प्रस्तावित था। उन्हें यहां पर कई सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होना था। इसके साथ ही लोक मिलनी कार्यक्रम जिसके तहत वो पंजाब की जनता से सीधा संवाद करते हैं, उस कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए आना था। लेकिन इससे ठीक पहले सोमवार की देर रात को पंजाब के बठिंडा में बीजेपी नेता डॉक्टर तरसेम गर्ग की क्लिनिक पर अज्ञात हमलावरों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। ये घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। एक युवक मोटरसाइकिल पर ही बैठा रहा जबकि दूसरा युवक क्लिनिक के बाहर उतरा। उसने बोतल में पेट्रोल भरकर पेट्रोल बम बना रखा था। पेट्रोल बम में उस युवक ने आग लगाई और क्लिनिक पर फेंक दिया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और क्लिनिक में आग लग गई। लेकिन जब ये घटना हुई तब क्लिनिक के अंदर स्टाफ मौजूद था, आसपास के कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद थे। उन्होंने इस घटना के बाद शोर मचाया, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद जो हमलावर युवक थे वो तो मोटरसाइकिल पर भाग निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने जो क्लिनिक का स्टाफ था उसके साथ मिलकर आग पर काबू पाया, आग को बुझाया गया, जिसके बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई है। डॉक्टर तरसेम गर्ग के बारे में हम आपको बताएं तो वो पहले आम आदमी पार्टी में थे। हाल ही में जो पंजाब में नगर निगम चुनाव हुए थे, इस दौरान वो आम आदमी पार्टी से नाराज़ हो गए थे। उनके करीबी लोगों को आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। डॉक्टर तरसेम गर्ग इससे पहले आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग में बतौर सेक्रेटरी पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि निकाय चुनावों के दौरान वो आम आदमी पार्टी से नाराज़ हो गए और बीजेपी में शामिल हो गए। उनकी क्लिनिक के बाहर भी बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, उनके घर के बाहर भी बीजेपी के झंडे लगे हैं और फिलहाल वो बीजेपी में रहकर पार्टी के लिए ही काम कर रहे थे। हालांकि डॉक्टर तरसेम गर्ग का कहना है कि उनको किसी भी तरह की कोई धमकी नहीं मिल रही थी, किसी भी तरह से उनके क्लिनिक को इससे पहले किसी ने टारगेट नहीं किया है। लेकिन ये घटना हैरान करने वाली है कि अज्ञात लोगों ने किस कारण से उनके
क्लिनिक पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पंजाब पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगी है, जिसके आधार पर जो हमलावर थे उनके बारे में भी पता किया जा रहा है। हरियाणा के बहुचर्चित IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले में CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जब ये मामला सामने आया था उसके बाद सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी और हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। इसके बाद से ही लगातार CBI जांच कर रही है। उन तमाम सरकारी विभागों की भी जांच की जा रही है जिन्होंने अपना पैसा प्राइवेट बैंक में ट्रांसफ़र किया था और यहाँ से ये पैसा शेल कंपनियों में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। अब इसी मामले में हरियाणा के सीनियर IAS अफसर पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। पंकज अग्रवाल इससे पहले हरियाणा के शिक्षा विभाग और कृषि विभाग के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने इन दोनों ही महकमों में रहने के दौरान सरकारी पैसे को प्राइवेट बैंक IDFC फर्स्ट बैंक के खातों में ट्रांसफ़र करवाया, जहां से ये पैसा शेल कंपनियों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। दरअसल हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने गाइडलाइन बना रखे हैं कि जो सरकारी पैसा है वो उन्हीं बैंकों में जाएगा जो कि हरियाणा सरकार के साथ एम्पैनल्ड हैं, और इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक हैं उनके अंदर इस तरह के खाते ना खुलवाए जाएं और ना ही इन पैसों की FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया जाए। लेकिन इन सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए पंकज अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने विभागों का करीब 60 करोड़ 54 लाख रुपया प्राइवेट बैंक IDFC फर्स्ट बैंक में ट्रांसफ़र करवाया, जहां से इस बैंक के खातों से ये पैसा शेल कंपनियों में भेजा गया और ये बड़े गबन का मामला सामने आया था। हालांकि अगर हम पूरे IDFC फर्स्ट बैंक के घोटाले की बात करें तो हरियाणा सरकार के अलग अलग विभागों के करीब 650 करोड़ रुपए के करीब जो पैसा है वो इन बैंकों के खातों में भेजा गया था और यहाँ से ये पैसा अलग अलग शेल कंपनियों के खातों में ट्रांसफ़र किया गया। और इस मामले के अंदर एक पूरा नेक्सस सामने आया था जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्व अधिकारियों के साथ ही अन्य कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन ये अब एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है जिसमें हरियाणा सरकार के सीनियर IAS अफसर पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है और उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने सरकारी खातों का पैसा जानबूझकर IDFC फर्स्ट बैंक में ट्रांसफ़र करवाया और यहाँ से ये पैसा शेल कंपनियों में भेजा गया। हालांकि अब पंकज अग्रवाल को CBI ने अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद उनको पंचकुला की CBI कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनका 2 दिन का रिमांड CBI को मिला है और CBI की ओर से ये कहा गया है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पंकज अग्रवाल से इस मामले में जुड़े और भी कई तार खुल सकते हैं और भी कई IAS अफसर हैं जो कि इस मामले में शामिल हो सकते हैं और पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी को काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब उनका 2 दिन का रिमांड CBI को मिला है, जिसके बाद इस मामले में अब और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं और भी कई राज ऐसे हैं जिनसे का पर्दाफाश हो सकता है। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां पर पंजाब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में हीरा सिंह नाम का शातिर बदमाश घायल हुआ है, जिसे पंजाब पुलिस ने घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया है। हीरा सिंह के एक अन्य साथी लवजीत सिंह को भी इसी एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस को जानकारी मिली है कि ये दोनों ही बदमाश पंजाब के अलग अलग जिलों में रंगदारी मांगने के मामलों में शामिल थे और ख़ास तौर पर पंजाब के बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करते थे। बिजनेसमैन के घर और दफ्तर पर फायरिंग करके डर का माहौल बनाया जाता था और उसके बाद बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी जाती थी। पंजाब पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि ये लोग विदेश में बैठे अपने हैंडलर अमन गोद सिंह के इशारे पर काम कर रहे थे। अमन गोद सिंह एक गैंगस्टर है और 3 साल पहले पंजाब के गुरदासपुर से पंजाब पुलिस को चकमा देकर विदेश जाने में कामयाब हो गया था और विदेश में छिपकर बैठा हुआ था और वहीं से ये लगातार रंगदारी के मामलों के लिए ऐसे युवाओं को हायर करता था जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। उनको पैसे का लालच देकर, विदेश बुलाने का लालच देकर उनसे इस तरह की वारदात करवाई जाती थी। जो एक पूरा डेटाबेस है वो अमन गोद सिंह के द्वारा बदमाशों को मुहैया कराया जाता था और उनको बताया जाता था कि किस तरह से बिजनेसमैन को डराना धमकाना है, उसके घर और दफ्तर पर फायरिंग करनी है जिसकी वजह से बिजनेसमैन डर जाए और रंगदारी का पैसा उनको दे दे। हालांकि पूरा नेटवर्क पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन पंजाब पुलिस को भी इस मामले की जानकारी थी, जिसके बाद हीरा सिंह और लवजोत सिंह के अमृतसर देहात के खिलचियाँ इलाके में होने की जानकारी पंजाब पुलिस को मिली, जिसके बाद इन दोनों ही बदमाशों को घेर लिया गया। दोनों ही बदमाशों को पंजाब पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने पंजाब पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पंजाब पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई है। इस घटना में हीरा सिंह को गोली लगी और उसका साथी लवजोत सिंह भी मौके से ही गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हीरा सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है और लवजोत सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पंजाब पुलिस का कहना है कि एक बड़ा नेटवर्क था जो कि विदेश में बैठे हैंडलर और गैंगस्टर अमन गोद सिंह के द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसमें पंजाब के बिजनेसमैन कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा था। तो इस पूरे गैंग के पकड़े जाने के बाद पंजाब पुलिस ने भी राहत की सांस ली है और रंगदारी के कई मामले जो कि इन लोगों ने अब तक किए थे उनसे भी जल्द ही पर्दा हट सकता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से नेशनल हाईवे 5 पर बने बैली ब्रिज के नीचे गिरने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि जब एक डंपर इस बैली ब्रिज से गुजर रहा था तो डंपर समेत ये ब्रिज नीचे आ गिरा।
नीचे गहरी खाई थी। इस खाई में गिरने से डंपर को चला रहा ड्राइवर मामूली रूप से घायल हुआ है। उसकी जान बाल बाल बच गई है, लेकिन जो डंपर था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और पुल भी नीचे आ गिरा है। बताया जा रहा है कि इस बैली ब्रिज की जो क्षमता है वो 10 मीट्रिक टन तक भार को उठा लेने की है, लेकिन जब ये डंपर इस बैली ब्रिज से गुजर रहा था तो उस पर तय क्षमता से अधिक का माल भरा हुआ था। इस डंपर के अंदर बजरी और पत्थर भरे हुए थे। इसी वजह से जो पुल है वो इतना भार सहन नहीं कर पाया और नीचे आ गिरा। डंपर और इस पुल के गिरने की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही हैरान करने वाली हैं। एक अच्छी बात ये रही कि इस घटना में डंपर का जो ड्राइवर है उसे मामूली चोटें आई हैं, क्योंकि जिस तरह के हादसे की तस्वीरें दिख रही हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि डंपर चालक को काफ़ी नुकसान हुआ होगा, लेकिन वो इस घटना में बाल बाल बच गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि इस पुल के गिरने के बावजूद जो किन्नौर और शिमला के बीच की कनेक्टिविटी है वो प्रभावित नहीं होगी। आसपास कई छोटे गांव हैं, उनकी कनेक्टिविटी भी इसी पुल पर निर्भर करती है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कई ऑल्टरनेट सड़कें और मार्ग वहां पर हैं जिनसे ट्रैफिक को सुचारू किया जा रहा है, गाँवों की कनेक्टिविटी भी बनाई जा रही है। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात यह है कि किन्नौर में काफ़ी सेब की फसल होती है, सेब का सीज़न आने वाला है। किन्नौर का सेब पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है, ना सिर्फ उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत तक इस सेब की सप्लाई होती है और इसी नेशनल हाईवे का इस्तेमाल करके ही सेब के व्यापारी अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। लेकिन अब ये पुल गिरने के बाद उनके सामने बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि ऑल्टरनेट मार्ग और सड़कों से अगर सेब की सप्लाई करवाई जाएगी तो माल भाड़े में वृद्धि होगी, जिससे जो सेब के व्यापारी हैं, सेब के किसान हैं, उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि स्थानीय प्रशासन का दावा है कि ये पुल काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से भी ये पुल काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए जल्द ही इसकी मरम्मत की जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस पुल को एक बार फिर से बनाया जाएगा और जल्द ही इस पुल को पूरी तरह से तैयार करके ट्रैफिक की सुचारू वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। हालांकि अब ये सिर्फ दावे हैं, अभी देखना होगा कि इस पुल की कितने दिन में मरम्मत होती है, कब इस पुल पर फिर से ट्रैफिक शुरू होता है। लेकिन जब तक ये पुल शुरू नहीं होता वहाँ पर आसपास के लोगों के लिए कई ऑल्टरनेट सड़कें और मार्ग हैं जिनकी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की गई है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।